क्या पढ़ा हमने, स्मॉल m इजिकल टू में पोल स्ट्रेंथ, a इजिकल टू में एरिया, m मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, v मतलब क्या हो गया वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंटेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ देखिए यूज़ कैसे करेंगे इसको आगे। तो देखिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड उसको देखेंगे क्या होता है। तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गए अपने पास। H क्या है, फील्ड से रिलेटेड है, I क्या है, मटेरियल से रिलेटेड है। ऐसे कर लेंगे इसको, मटेरियल से रिलेटेड है। तो कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेट हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, I बोलेंगे। मैग्नेटिक वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। और H जो है अपने पास कोई भी फील्ड किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, उसके क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये। मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों बताया, क्योंकि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अभी नए रिलेशन में, और वो रिलेशन आपके एग्जाम में आता है, वो रिलेशन आपके एग्जाम में आएगा। कैसे आएगा देखिए, देखिए मैंने अभी आई पढ़ा, क्या पढ़ा, आई पढ़ा। आई क्या होता था मेरे पास, मटेरियल का होता था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। और H क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द रेशियो ऑफ I एंड H इज रिप्रेजेंटेड बाई चाई। क्या बोलते हैं, रेशियो, इसको हम चाई बोलते हैं। और इसको वे में, जैसे साइंटिफिक वे में इसको लिखेंगे तो इट इज़ द ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ये डिसाइड करती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा मैग्नेट बन सकता है। जैसे हम लोग अलग अलग मटेरियल की बात करते हैं, मैं आयरन की बात करूँगा, निकेल की बात करूँगा, क्रोमियम की बात करूँगा, स्टील की बात करूँगा। तो ससेप्टिबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी इनमें से, इसका आई देख लेता हूँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख देता हूँ मैं। जब इसको रख दूंगा तो इसका आई बाई एच का रेशियो निकालूंगा, निकिल को रख दूंगा, इनका रेशियो निकालूंगा, क्रोमियम को रख दूंगा ये। तो ससेप्टिबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो मटेरियल उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। जिसकी ससेप्टिबिलिटी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। उतना स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब आपको एक रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन, क्वेश्चन लिख देता हूँ, पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी, क्या, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में आपस में रिलेशन क्या होता है ये बताना। तो देखिए पहले आपको मैं रिलेटिव परमिएबिलिटी का कंसेप्ट बताऊंगा। किसका कंसेप्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम कैसे डिसाइड वो एक्सप्लेन करते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एनी वैक्यूम। किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितना और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इन दोनों का रेशियो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ले लेते हैं, ये किसका है, मीडियम का है, और ये किसका है, वैक्यूम का है। किसका है, वैक्यूम। तो वैक्यूम मतलब एयर है। हमने मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल जो एयर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो सकता है, वो ये हो गया। किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, ये हो गया। दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव। अब हमको रिलेशन चाहिए इनके और इनके बीच का, ठीक है, म्यू आर और एक्स एम के बीच का। कैसे निकालेंगे रिलेशन, देखिए क्या होता है। मैंने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया। ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया मैंने, इस मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, ठीक है।
तो इसकी प्रॉपर्टी तो H होती थी मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी क्या होगी I होगी, खुद की मटेरियल प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटाइज होगा, अब इसके अंदर क्या होगा मैग्नेटाइज। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, इसकी कितनी इंटेंसिटी है मैग्नेटाइज करने की, तो H, इसकी खुद की कितनी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर जनरेट होगा, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नेट, वो होगा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या है अपने पास। या फिर ये वैक्यूम के अंदर कितनी थी और मीडियम के अंदर कितनी, वैक्यूम के अंदर कितनी और मीडियम के अंदर कितनी, तो ये आती है अपने पास वैक्यूम के अंदर H, तो इसको लिख देते हैं म्यू नॉट H के बराबर। क्या आता है, म्यू नॉट H के बराबर। इसको लिखेंगे म्यू नॉट I के बराबर, वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा अपने पास। तो बी नेट ये हो गया मेरे पास, बी इज इक्वल टू, मैंने क्या कर लिया, म्यू नेट H को कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू नॉट तो कॉमन है, तो आई वाई एच यहाँ पर आ जाएगा एक टर्म मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, म्यू नॉट बी बाई एच यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बी बाई एच यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट ओवर में 1 प्लस आई ओवर में एच, क्या हो जाएगा 1 प्लस आई ओवर में एच के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नया टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट एच लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, म्यू नॉट एच लिख दिया। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, एच और बी के बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया था अभी, क्या था ये क्वेश्चन भी लिख लेंगे, अभी बताया था। बी और एच के बीच में रिलेशन क्या होता है, एच, एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई म्यू क्या होता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई म्यू क्या होता है, एच इज इक्वल टू में बी वाई म्यू, किसी मटेरियल की बात करेंगे उसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी वाई एच, यहाँ से म्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी वाई एच। अगर म्यू को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, अगर म्यू को यहाँ पर ले आता हूँ, तो बी नॉट बाई एच नहीं हो जाएगा, म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू में, ये मीडियम की बात करेंगे, म्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी वाई एच हो जाएगा। तो म्यू अगर नॉट की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, बी नॉट बाई एच आ जाएगा। तो मैं म्यू नॉट की जगह पर बी नॉट बाई एच रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो बी वाई एच इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई एच 1 प्लस आई ओवर में एच। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, एच को एच से कैंसिल आउट कर दो, क्या कर दो, एच को एच से कैंसिल आउट, टर्म बन जाएगा बी बाई बी नॉट, क्या होता था, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू में 1 प्लस एक्स एम। आई बाई एच का रेशियो मैंने आपको बताया था कि आई बाई एच का रेशियो क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी आ गई। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन डायरेक्ट आपको रटना तो अभी भी पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा, लेकिन आपको ये एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी था ये आया कैसे। तो आपको कौन सा टर्म याद रखना है, बस ये टर्म। जो बोर्ड वगैरह का एग्जाम देते हैं उनको तो पूरा प्रोसेस याद रखना, कि एयरफोर्स नेवी का एग्जाम में सिर्फ ये टर्म याद रखिए, द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। क्या बन जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू में 1 प्लस चाई या फिर एक्स एम, क्या हो जाएगा, एक्स एम। इसको क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, इन दोनों का रिलेशन लिख लिया। अब देखिए अपना जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो टॉपिक की बात करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है अपने पास, अर्थ मैग्नेटिज्म। किसकी बात करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए 2 डायग्राम बनाऊंगा बहुत ही अच्छे से, सारा सब कुछ एक्सप्लेन हम वहीं से कर लेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म से। तो टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पर, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म में ये कहा है, आपने देखा होगा, पृथ्वी है, हम कहते हैं जी पृथ्वी का उत्तर किधर है, साउथ किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं। ये नॉर्थ साउथ हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, हम लोग बार मैग्नेट देखते होंगे, बार मैग्नेट आपने ली होगी, बार मैग्नेट को ऐसे रख दो, तो रखोगे तो ऑटोमेटिक बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो इसके पीछे अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत है अपना। कुछ तो ये कहते हैं जी अर्थ की जो कोर है, अंदर वाली रहता है, उसके अंदर मेटल होते हैं, और वो मेटल जब पृथ्वी लगातार अपने एक्सिस पर घूम रही है ऐसे करके, तो मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम रहे होंगे, तो चार्ज घूमता है तो क्या बनता है, करंट बनता है, उसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इसलिए मैग्नेट बन रहा है पृथ्वी के अंदर, उस कारण बार मैग्नेट ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है।
कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पृथ्वी के अंदर, वो मैग्नेट कैसे बन रहा है, देखिए वो मैग्नेट ऐसे बन रहा है, ये मान लेता हूँ मैं पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है मेरे पास, ठीक है। पृथ्वी का नॉर्थ कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। पृथ्वी का नॉर्थ यहाँ पर होता है, साउथ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमेगी, पृथ्वी क्या करेगी, अपने एक्सिस पर घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी। ये पृथ्वी का क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। तो इसके अंदर एक मैग्नेट जनरेट होती है, और वो मैग्नेट जनरेट कैसे होगी, वो मैग्नेट जनरेट ऐसे होगी, उसका अलाइनमेंट इस तरीके से है। उसका अलाइनमेंट कैसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से है, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। क्या हो गया, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। मैग्नेट ऐसे बन रही होगी भाई, ठीक है। तो उसका अलाइनमेंट इस तरीके से है, मैग्नेट जो बन रही है, मैग्नेट का साउथ इधर है और नॉर्थ किधर है, इधर है। पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का क्या है, साउथ है। पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ है, और पृथ्वी के साउथ की तरफ मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। क्या है, एंगल थीटा। ये जो एक्सिस है मेरे पास, इसको एक्सिस को बोलूँगा मैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलूँगा, जियोग्राफिक एक्सिस। लेकिन जो मैग्नेट का है, मैग्नेट के एक्सिस को बोलूँगा मैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक एक्सिस। अब अपने को ये पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल, पृथ्वी और इसके बीच में, पृथ्वी का जो एक्सिस है और मैग्नेटिक, इसके बीच में एक एंगल है। क्या है, एंगल। या फिर ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर अलग अलग है। ऐसा क्यों नहीं हो गया भाई, सीधा रहता, सीधा इसलिए नहीं हो, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो इस नॉर्थनेस, अब ऐसे भी तो हो सकता था, यहाँ साउथ हो सकता था, नॉर्थ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों, यहाँ नॉर्थ होता तो ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते, एग्जिस्टेंस बनता नहीं। तो यहाँ साउथ बन गया, अट्रैक्शन का एग्जिस्टेंस बन रहा है। तो पृथ्वी का नॉर्थ जिधर है उस डायरेक्शन में मैग्नेट का साउथ है, पृथ्वी का साउथ जिधर है उस डायरेक्शन में मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ है। इन दोनों के बीच में एंगल, तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो थीटा लिख लीजिए। थीटा की वैल्यू होती है 17.5 डिग्री। कितनी होती है, 17.5 डिग्री होती है। और ये थीटा कौन सा है, ये एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस से इतना क्या है, 17.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। अब एक टर्म आता है अपने पास मेरिडियन। क्या आता है, मेरिडियन। देखिए आप लोग कोई गोल चीज़ लीजिए, मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी को मैं बीच में से कट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कट कर दिया, या फिर यहाँ से कट कर दिया। मैं इस एक्सिस से अगर कट करूँगा पृथ्वी को, तो देखिए जब आप किसी बॉल को कटते हो तो ऊपर क्या मिलता है अपने को, एक सरफेस मिलेगा। मान लेते हैं पूरा सा गोल था, बीच में से कट कर दिया तो एक सरफेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। और वो सरफेस आपने देखा होगा कैसा मिलता है, जैसे मैंने इसको काट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया बीच में से। एक डायग्राम बनाता हूँ इसका, ये अपने पास है ना, यहाँ से अगर कट कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, एक इस टाइप से एक प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये प्लेन मिलेगा। इस प्लेन को मैं बोलता हूँ मेरिडियन। क्या बोलता हूँ, मेरिडियन। क्या बोलूँगा इस प्लेन को, मेरिडियन। तो अगर मैं पृथ्वी को इस जियोग्राफिक एक्सिस से कट करता हूं तो जियोग्राफिक मेरिडियन मिलेगा मेरे को, और मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे कट करता हूं तो मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। उसको मैं डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब मैंने इसको कट कर दिया तो मेरे पास एक डायग्राम बना होगा, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लेन इसका तो सर्कुलर होगा, लेकिन इस डायग्राम फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसको, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ये देखिए ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर। ये इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो जाता है वो इधर जाता है, किधर जाता है, इधर। ये जो प्लेन है मेरे पास, ये जियोग्राफिक प्लेन है, जियोग्राफिक प्लेन है, इसलिए इसको जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मेरे पास जियोग्राफिक मेरिडियन। अगर मैंने पृथ्वी को इस एक्सिस से कट किया होगा ऐसे करके,
समझ रहे हो ना आप लोग। 3D में अज्यूम करिए चीज़ों को, ठीक है, सिर्फ यहाँ मत रहिए, आप अज्यूम करिए। आपके दिमाग में तुरंत एक स्फीयर बनना चाहिए गोल। चलो स्फीयर को हमने यहाँ से कट कर दिया, स्फीयर को कट कर दिया तो एक प्लेन मिला होगा, इस प्लेन को मैंने ऐसे बना दिया, भाई ये प्लेन है, वो तो सर्कुलर होगा लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, ये डायग्राम आपको समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए मैंने इसको मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे कट कर दिया तो एक प्लेन मिला होगा, और ये दोनों तो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड थे एक दूसरे के साथ में, ये थीटा ही है भाई, ये थीटा ही तो है, इतने थीटा पर मैंने इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, ये थीटा ही हो गया, इतने पर इंक्लाइंड है, 17.5 डिग्री का है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी, उसकी डायरेक्शन ये आएगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये अपने पास क्या हो गया, फाई एंगल हो गया, क्या हो गया, फाई एंगल। बताऊंगा अभी क्या होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं तोड़ूंगा परपेंडिकुलर में, तो इधर जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इधर जो आएगा इसका क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब हम थीटा की बात करते हैं, दोनों थीटा को क्या बोलते हैं आपस में, किसकी बात करेंगे, थीटा की बात करेंगे। जो थीटा है अपने पास ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, थीटा क्या अपने पास, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नाम लिख लो इसका, इसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। ये फाई नहीं थीटा, इसको थीटा लिखो। ये जो फाई है अपने पास, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। तो आपने समझ में आ रहा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप इज नथिंग, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किस किस के बीच का एंगल है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, नेट, ये हो गया। जब मैं इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करूंगा, तो बी एच इज इक्वल टू आएगा मेरे पास बी कॉस फाई, क्या आएगा, कॉस फाई। और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा तो वर्टिकल आ जाएगा बी साइन फाई। दिखाई दे रहा है ना सभी को। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बी, भाई बी थीटा के कंपोनेंट में कॉस कंपोनेंट उधर, और ये एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर होते हैं, क्या होते हैं, 90 डिग्री पर। मैं इसकी बात करूंगा, प्लेन हमेशा 90 पर बनाया हुआ है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन फाई, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी कॉस फाई। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, बी कॉस फाई, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी कॉस फाई। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू में आ जाएगा टेन फाई, क्या आ जाएगा, टेन फाई। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको क्या करेगा एग्जाम में, हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे देगा और फाई दे देगा कि एंगल ऑफ डिप इतना है, एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप 40 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री, या फिर कुछ भी दे देगा, एंगल ऑफ डिप दे देगा। अगर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इतना है तो वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, तो फॉर्मूला ये रहा अपने पास। अगर वर्टिकल कंपोनेंट इतना है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बताओ, फॉर्मूला ये रहा अपने पास। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं। तो हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि जो अर्थ है अपने पास, अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारा मटेरियल है अंदर, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, बहुत सारे मेटल्स हैं। जब पृथ्वी घूम रही है ऐसे करके तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट हो रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है। जहाँ पृथ्वी का नॉर्थ है उधर इसका साउथ, जहाँ पृथ्वी का साउथ है उधर क्या बनेगा, इसका नॉर्थ बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। इस टाइप से डायरेक्शन बनी है। और यही रीज़न होता है जब मैं किसी भी कंपास को लेता हूँ, एक कंपास को लिया और कंपास को जब पृथ्वी पर ऐसे हॉरिजेंटली रखूंगा तो उसकी जो नीडल है कंपास की, वो नीडल ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ में जाके रुकती है। ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ में क्यों रुकेगी, क्योंकि पृथ्वी का जो साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेता है कंपास के को, और पृथ्वी का जो नॉर्थ है वो कंपास के साउथ को अट्रैक्ट कर लेगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो हम बता देते हैं जी इधर पृथ्वी का नॉर्थ रहा होगा, इधर पृथ्वी का क्या रहा होगा, साउथ रहा होगा, ठीक है। कंपास देखा होगा ना आपने, कंपास इस टाइप से बना होता है, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और यहाँ पर एक नीडल होती है। वो नीडल कैसे बनी हुई होती है अपने पास, ऐसे करके देखी होगी सभी ने, इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ में जाके रुकती है। और जहाँ पर पृथ्वी का साउथ है
पृथ्वी का नॉर्थ है उधर इसका भी नॉर्थ आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का साउथ इसके नॉर्थ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जिधर पृथ्वी का साउथ है उधर इस कंपास का नॉर्थ साउथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं, एग्जैक्ट अपने पास डिग्री में काउंट आ जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी का नॉर्थ रहा होगा, यहाँ पर पृथ्वी का साउथ रहा होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, 70.5 डिग्री का आता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस में कितना एंगल आता है, 70.5 डिग्री का आता है, 17.5 डिग्री का एंगल है। कोई डाउट किसी को? ये प्लेनार डायग्राम है, इसका क्या है, प्लेनार। मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन ये होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये होती है। ये अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, इसको एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको गिवन होगा या फिर एंगल ऑफ डिप। इस फॉर्मूले से हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए अब नेट है अपने पास अगला मैग्नेटिक मटेरियल। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। अपने पास क्या है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अपने पास मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और यहाँ पर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरे होते हैं अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो तीसरे होते हैं अपने पास होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बी डायामैग्नेट से, इसको बी पैरामैग्नेट से, इसको बी फेरोमैग्नेट से। तो अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँगा, जो आपका क्वेश्चन आता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक इज ग्रेटर देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है, फिर कम इसका, फिर सबसे कम इसका। अब हर एक मटेरियल किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। अब एटम की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं या फिर अनपेयर हैं, इसके हिसाब से कैसे डिसाइड करेंगे इसको। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, क्या होते हैं, लास्ट सेल में पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, तो पेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, पेयर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। डायमैग्नेटिक तो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल की, हर एक मटेरियल की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे, इसके अंदर रैंडमली, जैसे ये हमारे पास मार्क है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर शो नहीं कर रहा है, लेकिन है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अपने एक्सिस पर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो एक स्पिन बनता है, स्पिन जब अपोजिट में जाता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का तो कुछ ना कुछ स्पिन बनता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं बन पाता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर सब्सटेंस का मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं बन पाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, तो मैग्नेटिक मटेरियल नेट 0 हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इस टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगर इन सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ, क्या करता हूँ, इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ, तो इनके अंदर मैग्नेट जनरेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड के बाहर निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो इस टाइप का तो ये हो गया। इनके अंदर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहा होगा, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगा, क्योंकि दूसरा तो अपने पास है नहीं कैंसिल आउट करने के लिए। तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग किसके अंदर इतना होता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट।
किसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं इनको। तो परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर भी होता है, इनके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्या मिलता है अपने को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, कमजोर होता है। तो इन सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूंगा तो खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रहे। इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और कुछ जैसे ही बाहर निकालूंगा तो कुछ समय तक मैग्नेट बने रहेंगे, मैग्नेटाइज। लेकिन ये तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक ही क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। और परमानेंट मैग्नेट अगर अपने को बनानी होती है तो उसके लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टील का। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। कई बार हम लोग सॉफ्ट आयरन का भी यूज कर लेते हैं। तो सॉफ्ट आयरन से लेकिन इतनी परमानेंट नहीं बनती है, सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, सबसे वीक मैग्नेटिक। तो इसके अंदर यह होता है। अब किसी मटेरियल को हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। एक आपको टेंजेंट लॉ बताता हूँ, याद रखेंगे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखो। क्यों, क्योंकि पेपर में तो आया नहीं है, लेकिन आपको ऐसे पूछना है व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टेंजेंट लॉ। तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू में हॉरिजेंटल कंपोनेंट और टेन फाई, ये टेंजेंट लॉ है। जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, अभी मैंने डायग्राम में पढ़ा था आपको। तो वहाँ पर मैंने आपको दो डायग्राम में एक चीज़ बताई थी, क्या एक तो मेरे पास ये होता था और एक इस टाइप से बनाया था मैंने, देखा होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, तो इसका इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला। तो ये मेरे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है टेन फाई, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को टेन फाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इट इज़ द टेंजेंट लॉ। क्या है, टेंजेंट लॉ। तो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ सकता है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक छोटा सा डायग्राम हो रहा है, 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन है इसका। तीनों सब्सटेंस समझ में आ गया आपको, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। एक आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बनाऊंगा आई और एच के बीच में, क्या बनाऊंगा, आई और एच के बीच में। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए ये अपने पास इस डायरेक्शन में आई रहेगा, या फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं, बताया था आपको। इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, एच रहेगा। क्या रहेगा, एच रहेगा। तो यहाँ से तो ऐसे करके आता है, ऐसे करके कर्व बनता है, ठीक है। ये दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर क्या था, आई और बी, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, एच है। तो यहाँ से देखिए ये मटेरियल को बताता है, ये लूप जो होता है ये तो मटेरियल को बताता है, और इसका जो लूप का एरिया होता है ये एरिया बताता है कि कितने एक्सटेंट तक कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है कोई भी मटेरियल है, ठीक है। तो ये दो चीज़ को बताता है, रिटेंटिविटी और कोएरेसिविटी को। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर अगर मैं H 0 कर देता हूँ तो भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ बचता है। तो हर मटेरियल में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बचता है। अगर मैं इसका फील्ड ये H 0 कर देता हूँ, फील्ड 0 कर देता हूँ, तो भी मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखूँ तो भी कुछ ना कुछ फील्ड होता है हर मटेरियल के अंदर। तो ऐसे करके तो ये डायग्राम आएगा, और रिवर्स में ऐसे करके जाएगा। तो अगर ये जो एरिया है, जितना ज़्यादा एरिया होता है किसी भी मटेरियल के लिए, उतना ज़्यादा मटेरियल क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज। आपको बता देगा जी आयरन के लिए इतना है, स्टील के लिए इतना है, सबके लिए इतना है, तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोएरेसिविटी होती है जो स्टील की होती है हाई, किसके लिए होती है, स्टील के लिए होती है, और लो किसके लिए होती है, सॉफ्ट आयरन के लिए होती है। कोएरेसिविटी इसी को डिसाइड कहते हैं हम लोग कि कितना एक्सटेंट तक कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। रिटेंटिविटी और कोएरेसिविटी अलग कंसेप्ट है ये, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एयर फोर्स वगैरह इसके अंदर नहीं बनता है इसका ज़्यादा क्वेश्चन। बाकी रिटेंटिविटी जो होती है, वो रिटेंटिविटी क्या होती है अपने पास, वैल्यू ऑफ आई और बी।
मतलब जब मैं H 0 कर दूंगा तो जो कुछ बचता है मेरे पास ये, इसको मैं रिटेंटिविटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रिटेंटिविटी। जो कुछ भी मेरे पास बच गया इसको क्या बोलूँगा मैं? रिटेंटिविटी बोलूँगा। और कोएरेसिविटी क्या होती है? व्हेन मैग्नेटाइज H इज रिवर्स। जब इसको रिवर्स में लेके जाते हैं तो जो H होती है, जब मैं इसको रिवर्स में लेके जाऊँगा तो जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो जो वैल्यू ये बचेगी इसको कोएरेसिविटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कोएरेसिविटी। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे आप लोग। क्या बोलेंगे? कोएरेसिविटी की COERCIVITY।